हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के हिंदी दिगंत भाग 2 का 5वां चैप्टर जिसका नाम रोज है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक गृहिणी का जीवन रोज प्रतिदिन जो है कैसे चलता है जीवन गति से। इसमें एक मालती नाम की एक औरत के बारे में, गृहिणी जीवन के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीका से उसका जीवन जो है चलते आ रहा है। इसके राइटर सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। अगर इसके पहले के आप चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 4 का लिंक होगा, वहां से चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द हम लोग लेकर आएंगे। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी के नाम से ये बड़ा इनका फेमस नाम है, बहुत ही बेहतरीन कवि थे। जन्म 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मूल निवासी थे करतारपुर पंजाब। बेंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बेंती देवी इनकी माता का नाम था और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी के नाम था, जो एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 फॉर्मेट कॉलेज लाहौर से, जो पंजाब वर्तमान अभी पाकिस्तान में चल गया फॉर्मेट कॉलेज लाहौर पंजाब, एमए अंग्रेजी लाहौर से। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई, मतलब उसके बाद इनका पढ़ाई एमए के बाद नहीं कर पाए कि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो गए और आगे की पढ़ाई वहीं पे रुक गई। भाषा ज्ञान इनका कौन कौन भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान। व्यक्तित्व एवं स्वभाव इनका सुंदर, लंबा गठीला शरीर था, सुरुचि, सुव्यवस्था एवं और सुशांत प्रियता, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंताशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थलों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। मतलब इनके पिताजी जिस डिपार्टमेंट थे, इधर से उधर उनका तबादला होते जा रहा था, एक शहर से दूसरे शहर में, और ये भी उनके साथ साथ कई शहरों में परिभ्रमण किए। अभिरुचि क्या थी? तो बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीण। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्यिक यात्राएं की है। क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव हो सकता है कि अज्ञेय जी ने साहित्यिक यात्राएं किन किन देशों में की है? यूरोप, एशिया, अमेरिका। सम्मान एवं पुरस्कार, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी मिला था। राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार इनको मिला था। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित थे। पत्रकारिता, यानी जहाँ जहाँ जगहों से इन्होंने पत्रकारिता की थी। सैनिक नाम का पत्रकारिता आगरा से, विशाल भारत कोलकाता से, और प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से, थॉट वाके एवरीमेंस अंग्रेजी में जो संपादन था। इनकी क्या क्या कृतियां थीं, क्या क्या इनके अंदर वो खूबियां थी, तो आइए उनको जानते हैं। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दी। वाह! क्वेश्चन पूछेगा, अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दी? तो 10 वर्ष। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, दोनों भाषा में लिखते थे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। बचपन में लेखन खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक लिखा। क्वेश्चन पूछेगा, अज्ञेय जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था? इंद्रसभा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी के उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना लेखनी प्रारंभ कर दिया। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका से प्रकाशित हुई। समझ लीजिए 1924 में, 1911 में इनका जन्म हुआ और 1924 में इन्होंने अपनी पहली पत्रिका प्रकाशित कर दिया, मात्र 13 साल की उम्र में। 1930 के बाद नियमित लेखनी, और 1930 के बाद जब ये 19 वर्ष के हो गए तो नियमित तौर पर रोज लेखनी अपना शुरू कर दिया।
विपथ का जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी आदि कहानी संकलन, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप 1952 में, और अपने अपने अजनबी 1961 में सभी उपन्यास थे। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में नाटक लिखे। भग्न दूत, चिंता इतने महारी घास पर छड़ पर, बाबा हेरी, आंगन के पार द्वारा, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसे कोई घर आपने देखा है आदि कविता का संकलन है। अरे यावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसी उछली 1961 में, यात्रा साहित्य, और बहुत कुछ इनकी जो कृतियां थी, इन्होंने अपना बहुत कुछ इसमें लिखा है। देखते हैं कि इस कहानी में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो अज्ञेय के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में ली गई कहानी प्रस्तुत है। पूछेगा क्वेश्चन में, रोज क्या है? रोज एक कहानी है। किससे लिया गया है? तो 1964 में एक गैंग्रीन नामक बीमारी था, जो पैर में कांटा वगैरह चुभने से हो जाता था। स्टार्टिंग में तो इस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन ही था, लेकिन बाद में लेखक के द्वारा इस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन से चेंज करके रोज कर दिया गया। यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति के लेखक के साथ प्रस्तुत करता है। इनके मालती के डॉक्टर पति, यानी कि जो मालती के पति थे वो डॉक्टर थे, वो काम पर चले जाते थे, दिन भर उनका भी जीवनी एक तरह से बीत रहा था। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता और रोता रहता था। मालती उसकी देखभाल करती, सुबह से रात 11 बजे तक के कार्य में अपने को व्यस्त रखती, और उसका जीवन उब और उदासी के बीच यथवंत चल रहा था, यंत्रवत चल रहा था। मतलब रोज का ये नियम था, सुबह से लेकर के 11 बजे रात तक वो जीवन अपना जीती थी, और रोज वही काम के साथ रोज बेजारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक करती थी। इसीलिए इस कविता की, इस कहानी का शीर्षक रखा गया है रोज। जैसे वो अपने जीवन का भार ढोने में ही धुल रही हो, प्रसंगवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति पूर्वक मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न, विचार उत्तेजक रूप से पैदा होते हैं। कई समाज में जो लोग कहते हैं कि महिलाएं घर में क्या करती है, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि महिलाओं का घर में कितना काम होता है। ये कहानी अपने माता और पिता को भी आप दिखाइए, और ये कहानी अपने माता और पिता को भी इस कहानी से उनको सीख मिलेगा। जो हमारे गांव में और हमारे समाज में जो पुरुष लोग कहते हैं कि महिलाएं घर पे क्या करती है, इस कहानी में पता चलेगा कि उन महिलाओं का क्या काम होता है घर में। रोज अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानियों में से एक है। अगर बहुत सारे चर्चित कहानी अज्ञेय जी का है तो उसमें से रोज भी एक है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता और एकांत वैदिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर के सामाजिक संदर्भ में दिखा दिया गया है। समाज के संदर्भ को इस कहानी में दिखाया गया है। मध्यवर्गीय पारिवारिक एक रास्ता को जितनी मर्मिता से कहानी व्यक्त कर सकती है, वह उस युग की कहानियों में भी है। यानी इस कहानी में आपको एक समाज का ऐसा संदेश मिलेगा कि आज हमारे समाज में जो महिलाएं घर में रहती है वो किस तरीके से अपना रोज के दैनिक जीवन बिताती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। रोज कहानी में जो मालती है वो कवि अज्ञेय जी की दूर के रिश्ते की बहन है। अज्ञेय जी का प्रवेश हो रहा है उस मालती के उस घर में जहाँ शादी के बाद मालती जो है अपने डॉक्टर पति के साथ एक सरकारी क्वार्टर में रहती है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया, सांप का मतलब श्राप होता है, श्राप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य का मतलब होता है कि जो बच्चों कोई भी अगर शब्द में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ते समय, तो किताब के लास्ट में जब आप जाएंगे तो वो शब्द निधि दिया रहता है, तो वहां पर जब अकथ्य का मतलब वहां दिया है जिसे कहा न जा सके, और अस्पृश्य का मतलब न छूने योग्य, और प्रकम्य का मतलब कांपता हुआ। यानी यहाँ कह रहा है कि अकथ्य जिसे कहा न जा सके, किस तरह से उस पे घर पे छाया जो है छाई हुई है, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकमय घना सा सन्नाटा सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली और मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वतः तनिषा मालती जब कवि अज्ञेय जी को देखती है तो उसके चेहरे पे थोड़ा सा हंसी आता है, लेकिन फिर बेचारी उसी अवस्था में हो जाती है।
उसने कहा आ जाओ और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। मालती कवि जी के हाँ या ना के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना बस उस कवि को देखती है अज्ञेय जी को और कहती है कि चले आओ, और कवि भी उसके पीछे पीछे चला आता है। भीतर पूछकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है? आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में महिलाएं अपने पतियों का नाम लेना नहीं चाहती है, पतियों का नाम लेना अशुभ माना जाता है। इसलिए कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि वे यहाँ नहीं है। वे का मतलब मालती का पति अभी आए नहीं, दफ्तर में है। मालती कहती है कभी आए नहीं है, दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए? फिर लेखक पूछते हैं कि कब के गए हुए? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मालती ने जवाब दिया अरे वो तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ। कभी कहता अच्छा ठीक है हूँ, फिर कुछ पूछने के बारे में सोचे और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। कभी कहते कि फिर लगातार एक ही बार तुरंत अभी आए और इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं होगा, वो अपने मन में बात सोच करके रख ली। मैंने कहा अच्छा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। गर्मी के दिन था, लेखक गर्मी में जैसे घर में आए तो मालती अपना एक बेना लाती, सोचती है थोड़ा सा हवा दे दूं, तो जैसे वो हाँकने लगती है बेना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वो नहीं मानी। बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हो, यहाँ तो देख ही रहे हैं कि यहाँ तो मतलब यहाँ की इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी आप आए और आप कह रहे हैं नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, मैं अपने से खुद से हवा ले लेता हूँ, मैं अपने खुद से बेने को हाँक लेता हूँ। वो शायद ना करने ही वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई करके उठी और भीतर चली। मतलब एक मालती का बच्चा था जिसका नाम आपको आएगा सामने, जिसका नाम टीटी था, और वो बगल के रूम में जैसे ही मालती अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है तो बेना तो कवि के कहने पर ना ही कहती, लेकिन वो जैसे रोने की आवाज़ सुनी बेना कवि अज्ञेय जी को दे देती है और मालती जो है अपने बच्चे की ओर चल जाती है। कवि कहते हैं कि मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। कवि यानी अज्ञेय जी की मालती क्या है, तो मालती दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित होगा क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साक्ष्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। यानी कि एक साक्ष्य की तरह एक साथ रहे, खेले, पढ़े और बचपन जो है गुजारे। इसलिए भाई बहन का हम लोग रिश्ता ना रख करके साक्ष्य का ही रिश्ता रखते हैं। हमारे व्यवहार में सदा साक्ष्य की स्वेच्छा और क्षमता रही है, स्वच्छता रही है। वो कभी भातृत्व का मतलब भाई की तरह, भाई की तरह कभी नहीं देखी है, या बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं गिरे। हम लोग हमेशा एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ पेश आए। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया। कभी मालती को 4 वर्ष बाद देखने आए हैं। पहले वो देखे थे जब ये अविवाहित थी, एक लड़की थी, और आज शादीशुदा हो गई और एक इसका बच्चा भी है जो 4 वर्ष के बाद मालती को देखने के लिए कभी पहुंचा। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वो लड़की ही थी, अब वो विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा? यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ तो मैं सोच रहा था कि कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। जो पहले उसका जो शरीर था अब वो दुबले पतला शरीर हो गया। कितना बेचारी दिन भर अपने जो है काम में इतना विलीन रहती है, और विशेषता मालती पर। इस घर का जो सबसे ज़्यादा छाया तो पड़ा ही है, लेकिन खास करके मालती पर कुछ ज़्यादा है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमा करके कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा इसका नाम क्या है। अपना भी मैंने कुर्सी इधर घुमा लिया और टीटी की ओर देखते हुए, यानी कि उस मालती को देखते हुए उस बच्चे से, मालती से पूछा कि इसका नाम क्या है इस बच्चे का। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया कि नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टीटी कहते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मालती के बेटे का नाम क्या था? टीटी था। विषय पढ़े कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी था। मैंने उससे बुलाया, टीटी आजा, जैसे होता है छोटा कोई बच्चा को, टीटी आजा बच्चे आओ, देखो देखो इधर देखो। पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। अनजान व्यक्ति को बच्चा देखा और वो
एक नज़र देख करके फिर अपनी माँ की गोद में चिपट गया और वो आशा सा होकर कहने लगा करने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वो मौन आसनिक ही था, जिसे मैं प्रतिज्ञा में था कि मालती कुछ पूछे। लेखक प्रतीक्षा कर रहे थे कि मालती कुछ हमसे पूछे कि यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो, लेकिन मालती ने लेखक से ये नहीं पूछा कि वो क्यों आए और कैसे आए हैं। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्षों में ही वो बीते दिन भूल गई, या अब वो मुझसे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वो निर्बाध स्वच्छता अब तो नहीं हो सकती। पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अंजलि से भी नहीं होना चाहिए, वैसा मालती चुपचाप थी। लेखक कहता है कि मालती यहाँ मेरे आने का कारण तक नहीं पूछी। मैंने कुछ खिंचता होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं। कभी अपना फेस इस तरह देखते हुए और कहता है कि लग रहा है कि मुझे यहाँ आने से तुमको खुशी नहीं है। उसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ, और यह हूँ प्रश्न सूचक था। कभी समझ नहीं पाए कि ये क्या बोले, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी। बात सुनी थी, लेकिन वो हूँ कह करके बस रह गई। केवल विस्मय के कारण इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई, चुप बैठा रहा। फिर उसके बाद कुछ मालती बोली नहीं हूँ के बाद, तो कभी भी सोचे कि इस बात को दोहराने से बेहतर है चुपचाप बैठे। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। मालती भी कवि को देख रही थी, लेकिन जैसे ही कवि अपना चेहरा मालती की ओर करते हैं तो मालती फिर अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। फिर भी कवि कह रहे कि मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा। मालती को देख करके ऐसा कवि को लग रहा है कि शायद वो कोई चीज को सोच रही है, शायद वो चीजों पर कुछ गहन विचार कर रही है, बीती हुई बातों को शायद याद करने की कोशिश कर रही है, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, और चेष्टा में सफल न हो रहा। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठती ही नहीं है। ठीक उसी तरीका से मालती को जब कवि देखते हैं तो ऐसा ही जान पड़ता है। चिर विस्मृति में मानो मर गया हो, उसने उतने क्षीण पल में, यद्यपि वो सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत तंतु का तोप डाल दिया गया हो और उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार नहीं पाए। क्या कवि जी के द्वारा मालती के जीवन के बारे में इतनी विचित्र कहानियां जब प्रकट की गई है। आप चैप्टर के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। मालती के जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है जो एक हर गृहिणी के जीवन में रोज होता है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा। पहले बार जब किवाड़ खटखटाया गया तो मालती जो वहां से नहीं हिली। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया गया तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने चली गई। जब दूसरी बार दरवाजा खटखटाया गया तब जो है मालती अपने बच्चों को गोद में से उसी दरी पर सुला करके बैठा करके वो क्या कर दी, चली गई। वे यानी मालती के पति आए, और इस बार जो दरवाजा खटखटाया तो कौन आ गया, तो मालती के पति आ गए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, अपनी फोटो से उन्हें पहचानता था, फोटो में देखा था, लेकिन पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वर्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। क्वेश्चन पूछेगा मालती के पति का नाम क्या है, मालती के पति का नाम महेश्वर है। मालती के पति पेशे से, व्यवसाय से क्या है, वो एक सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। किस गांव में, तो पहाड़ी गांव में। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है और उसी हैसियत से इन क्वार्टर में रहता है। इसी से सरकारी डॉक्टर का होने के नाते उनको सरकारी क्वार्टर मिला था जिसमें वो रहते थे। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी, प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी में चले जाते हैं। मालती के पति रोज डिस्पेंसरी में कितने बजे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, और कितने बजे वापस लौट रहे हैं, और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को
1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने का उनका जीवन में बिल्कुल एक निर्दिष्ट दौरे पर चलता था। उससे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरी में काम करने के अलावा वो एक और अस्पताल में भी मरीजों को देखते थे और उनसे कुछ सलाह वगैरह, हिदायतें वगैरह दिया करते थे। नित्य वही काम, रोज वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वो स्वयं उतारे हुए हैं। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त नहीं रहते। दिन भर जिस तरह से मालती के जीवन का गति चल रहा था, यहाँ भी डॉक्टर साहब का भी यही हाल है। सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाना और सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचना और 1:30-2 बजे वापस आना और फिर खाना वगैरह खा करके एक निजी अस्पताल में, एक किसी छोटे से अस्पताल में जाकर के रोगियों को देखने का काम करते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी? ये खा चुकी हो। महेश्वर वो अभी नहीं खाती, वो पीछे खाया करती है। मतलब महेश्वर हंस कर कहते हैं कि वो अभी नहीं खाएगी, जब हम लोग खा लेंगे तो वो बाद में खा लेंगे। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। पहले ये हमारे समाज में ऐसा होता था कि पति जब तक नहीं खाना खाते थे तो पत्नी उस समय तक भूखी रहती थी। लेकिन आज ये सब धीरे धीरे जो सिस्टम है वो बदल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पति अपना कहीं है तो ठीक है, अपना खाए, नहीं तो अपने घर में जो पत्नियां हैं वो भी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे औरतें हैं जो इस रीति रिवाज को मानती हैं। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। कभी अजय जी को महेश्वर कहते हैं कि आपको तो खाने का मजा नहीं आएगा, आपके लिए तो ये बेवक्त टाइम होगा। आप तो गांव में या फिर अपने लिए 10-11 बजे खूब बढ़िया से दाल भात सब्जी चोखा अचार पापड़ खा करके दम सोते होंगे। अजय जी यानी लेखक कहते हैं कि मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट हो, कहते रहे देर से खाने का तो और मजा आता है। भूख जोर से लागल हुई, पूरा चाप के खा लेने के बाद, लेकिन क्या करें, मालती जो बहन है उसको बड़ा कष्ट होगा फिर खाना वगैरह बनाने में। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। इसी बात से इस कहानी का शीर्षक का नाम रखा गया था रोज, कि ऐसा रोज ही होता है। मतलब एक दिन का जीवन ऐसा नहीं था मालती का, रोज का एक जीवन था। मालती बच्चे को गोद में ली हुई थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यार रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसे रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वो और रोने लगा। यानी एक माँ जो है अपने बच्चे को डांट कर बोली कि चुप कर। माँ की इस डांट की आवाज सुन करके जो टीटी था वो और जोर जोर से रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले। मालती जो है टीटी को जमीन पर गुस्से में बैठा कर कहेगी, ले रो ले, कितना रो रहा है देख रहे, और रोटी लेने के लिए आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, टांग काटनी पड़ेगी 2 की। क्यों टांग काटनी पड़ेगी? क्योंकि गैंग्रीन हो गया है। आपको याद है पीछे हम लोग वीडियो में बात किए थे कि गैंग्रीन ही सबसे पहले इस कहानी का शीर्षक था, लेकिन बाद में कवि के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से हटा करके इस कहानी का नाम रोज रख दिया गया। थोड़ी देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता। कभी अजय जी कहता है, अब तो खा लो, और मैं तब तक टीटी को संभालता हूँ, टीटी से तब तक खेलता हूँ, मैं इसको कुछ ऐसे कुछ बजाता हूँ लोहे का। वो बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है। किंतु जब कभी कहे तो उनकी बात का कद्र की और वो चली गई। और कभी कह रहे कि मैं टीटी को हाथ में लेकर के, ऐसे गोद में लेकर के टीटी को, ऐसे गोद में टीटी को लेकर के, जैसे छोटे बच्चों को नहीं देखते हैं, ऐसे गोद में लेकर के, और जैसे टीटी को ऐसे ऐसे क्या करने लगे, खिलाने लगे, और क्या कहते हैं, झुलाने लगे ऐसे, और जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। और जो है टीटी को ऐसे कभी लेकर के ऐसे ऐसे उसको झुलाने लगे और कुछ देर के लिए टीटी शांत हो गया और उससे खेलने लगे, टीटी चुप हो जा, नहीं रोते, और ऐसे तब तक वो मालती जो अपना खाना खाने के लिए चली गई। दूसरे वीडियो में
आपको दिखाया जाएगा। इसकी कहानी का शेष जो पार्ट है रोज का दूसरा भाग में आप पढ़िएगा कि इसके आगे क्या हुआ मालती के जीवन में, कैसे मालती का जीवन इसके आगे चलता रहा, कितना दुखद कहानी उसके जीवन में था, कितना काम जो किया। इस कहानी में इतना ही। आप जिससे पीछे के वीडियो अगर इसका नहीं देखे हैं तो पीछे के और चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का कुछ लिंक भी है, तो आप वहाँ से लिंक के माध्यम से उस वीडियो पर जा सकते हैं। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द हम लोग लेकर के आएंगे, तो ऐसे इस चैनल पे बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।